चारों राजकुमार शाहजहां के महल में पहुंचे। थके और परेशान दिख रहे शाहजहां एक सिंहासन पर बैठे थे। कमरा रेशम के पर्दों की सरसराहट और भारी सांसों की आवाज से भर गया था। आज तख्त के बारे में ऐसी बात होने वाली थी जो मुगल सल्तनत के भविष्य को तय करेगी। अब्बा जान, हम आज आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे और सल्तनत से बराबर मोहब्बत करते हैं। हमने उस तकलीफ को देखा है जो ताजमहल ने पैदा की है। ये सब हम अब और खड़े होकर नहीं देख सकते। मैं अपनी विरासत इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ताजमहल आपकी मां के लिए मेरी मोहब्बत की अलामत है। अब्बा जान, आपको सल्तनत और अपनी आवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए। तब आप ताजमहल बनवाने में मशरूफ थे। जो फैसले आप पहले नहीं ले पाए, उन्हें अब सही करने का वक्त है। तख्त की बागडोर अब हमारे हाथों में देने का यह सही वक्त है। मैंने हमेशा अपनी आवाम के बारे में सोचा है। मैंने अपनी विरासत और तख्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब सही वक्त होगा तब मेरे प्यारों, मैं जरूर इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब्बा जान, आपने अपनी मर्जी को अपनी सल्तनत से बड़ा कर रखा है। आपने सल्तनत के भले और अपने बेटों की मोहब्बत, इन सब को पीछे छोड़ दिया। आपने हमें विद्रोह और आपस में जंग के लिए उकसाया। क्या यही है आपकी कुर्बी? क्या आपकी विरासत सच में इस लायक है कि उसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर याद किया जाए? तुम सब मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मैं बादशाह हूं। मुझे वो करना पड़ेगा जो सल्तनत के लिए सबसे अच्छा हो, भले ही वो दर्दनाक हो। और बेहतर यही है कि मैं तख्त पर बैठा रहूं। अब्बा जान, सल्तनत के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप तख्त छोड़ दें और हम में से किसी एक को गद्दी संभालने दें। आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। आप अब शासन करने के लायक नहीं रहे। मैं इस वक्त तुम में से किसी को तख्त नहीं दूंगा। तुम सब मेरे बेटे हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें तख्त सौंप भी दूं, लेकिन मेरी आवाम भी है जिन्हें मैं उतना ही चाहता हूं जितना कि तुम सबको। हम आपकी बात नहीं मानेंगे अब्बा जान। सल्तनत के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। इसका मतलब अगर हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। आप अपने ही अब्बा जान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे? अपने ही बादशाह के खिलाफ? सल्तनत को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपने खानदानी रिश्तों को ताक पे रखना पड़े, तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि शाहजहां ने अपने पुत्रों को क्रोध और उदासी के मिश्रण के साथ देखा था। वो जानता था कि वे सही थे, लेकिन ताजमहल और उसकी विरासत को छोड़ने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर सके। अंत में शाहजहां ने कहा, भूलो मत, मैं अभी भी बादशाह हूं। तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें ताउम्र कैद खाने में डलवा सकता हूं। इस मुद्दे पर इसके बाद कोई बात नहीं होगी। तुम सब जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने महल छोड़ा, राजकुमारों ने अपने अगले कदम पर चर्चा की। वे जानते थे कि वे केवल बल पर निर्भर नहीं रह सकते। शाहजहां के पास एक शक्तिशाली सेना और वफादार समर्थक थे। अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें जल्दी और निर्णायक रूप से काम करना होगा। हम अब्बा जान को इस तरह शासन करने नहीं दे सकते। वो अब अगुवाई करने के लिए बहुत बूढ़े और बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमें सियासी मामलों को अपने हाथ में लेना ही होगा। लेकिन कैसे? हम उन्हें यूं ही नहीं मार सकते। ये मुल्क के साथ गद्दारी करना होगा और हमारे खानदान के लिए शर्म की बात होगी। इसीलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें हमने मरवाया। सैकड़ों वफादारों में से हम किसी को इस काम के लिए चुनेंगे, इसलिए हमें खुद उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। दूसरे राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
वे जानते थे कि औरंगजेब सही था, लेकिन अपने ही पिता के खिलाफ जाने का विचार असहनीय था। एक और भाई ने कहा, हम उसे जेल में डालने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। वो अभी भी वहां से प्रभाव प्राप्त कर सकता था। हमारा एकमात्र विकल्प किसी को ढूंढना है जो ये काम कर सके और जिस पर किसी को शक भी ना हो। हाँ, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो चुपचाप बिना किसी शक के दायरे में आए इस काम को अंजाम दे सके। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद अंततः औरंगजेब ने अपने एक वफादार को शहंशाह को मरवाने के लिए चुना। कातिल को शाहजहां के पुत्रों द्वारा सावधानी से नियुक्त किया गया था, जो सत्ता पर कब्जा करने के लिए बेताब थे। वो देर रात सम्राट के कमरे में घुस गया। धीमी रोशनी में वो चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ रहा था। सल्तनत पर शासन करने के बोझ और अपने स्वयं के पछतावे की थकान से थककर शाहजहां बिस्तर पर सुस्त पड़े आराम कर रहे थे। जब वो सो रहे थे, कातिल हाथ में खंजर लिए उसके पास बिना कोई शोर किए आया। वो वार करने के लिए तैयार था। उसने जैसे ही खंजर से वार किया, शाहजहां उसकी तरफ पलट पड़े। शाहजहां उतने भी रक्षाहीन नहीं थे जितना कि कातिल ने सोचा था। अपनी नींद में भी शाहजहां के पास एक योद्धा के जितनी ताकत थी, जो कई बरसों की लड़ाई और सियासी साजिशों के चलते विकसित हुई थी। जैसे ही हत्यारा करीब आया, शाहजहां की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो हरकत में आ गया। बिजली जैसी तीव्र प्रतिक्रिया के साथ शाहजहां ने हत्यारे के हाथ से खंजर छीन लिया और उसके साथ कातिल को जमीन पर पटक दिया। शाहजहां मदद के लिए चिल्लाए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पहरेदार उनकी पुकार सुनेंगे और उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन कातिल भी कम होशियार नहीं था। उसने पहले से ही पास के संतरी को अच्छी तरह से अपने खंजर की धार से चुप करा दिया था। कई तनावपूर्ण मिनटों तक संघर्ष जारी रहा। शाहजहां की ताकत और प्रशिक्षण कातिल की चालाकी और घातक मंशा के सामने खड़ा था। अपने बेटों के विश्वासघात को सफल नहीं होने देने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अंत में शाहजहां कातिल पर काबू पाने और उसे बेहोश करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने पहरेदारों को बुलाया। शाहजहां समझ चुके थे कि इसके पीछे किसका हाथ है। कातिल को कैद कर लिया गया। होश में आने पर उससे पूछा गया तो उसने सच कबूल किया। बताया कि शाहजहां के बेटों ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। शाहजहां को डर था कि अगर आवाम के आगे ये सच उजागर होता है कि उसके बेटों ने उसकी हत्या की साजिश रची है, तो वे जरूर उसके बेटों से मृत्युदंड की मांग करेंगे। इसीलिए शाहजहां ने इस घटनाक्रम से सामने आए अपने बेटों के नाम दबा दिए। शाहजहां हत्या के प्रयास से तो बच चुके थे, लेकिन वो हमले से शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत आहत हुए। उनके अपने बेटों के विश्वासघात के बाद शाहजहां बुरी तरह चिंतित रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां के चारों बेटों की उत्तराधिकार की लड़ाई ने एक भीषण रूप ले लिया था, जो गृह युद्ध के रूप में शाहजहां और मुगल तख्त के सामने आने वाली थी।